हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। आज के टॉपिक में हम फ्रेंड्स एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रीलिम्स की दृष्टि से भी और मेंस एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, तो इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हमको ये जानना होगा कि कृषि किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें अपन देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द होता है ये कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है यह कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, तो यह है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और जो एग्रीकल्चर शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से, तो एक है एग्रोस और दूसरा होता है कल्चर। तो एग्रोस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। ठीक है, तो फिर इसकी परिभाषा क्या हुई, तो इसकी परिभाषा होती है कि जमीन को जोतकर उस पर फसलों को, पेड़ पौधों को उगाने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। यह कृषि की परिभाषा होती है, यह कृषि का अर्थ है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है, तो 49% क्षेत्रफल पर हमारे मध्य प्रदेश में कृषि का कार्य किया जाता है। फिर पूरे क्षेत्रफल पर क्यों नहीं होती कृषि, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में नदी भी है, पर्वत भी है, कहीं पर पठारी भाग भी है। ठीक है, शहर भी बसे हुए हैं, गांव भी बसे हुए हैं, तो पूरे क्षेत्रफल पर कृषि नहीं की जाती है। तो कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, 49% पर। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 72.37% जनसंख्या गांव में रहती है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो ये है 72.37%। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ये है 70%। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तो 2018-19 में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आती है, तो उसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हो इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कि एक वित्तीय वर्ष में राज्य की सीमा के अंदर सभी लोगों के द्वारा जितने भी है, चाहे हमारे किसान बंधु हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, इन सभी की एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, इन सभी से जो प्राप्त आय होती है उसे हम कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान कितना है, 44.29%। अब यहाँ पर फिर एक वर्ड आया फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया है, कृषि को रखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो जिससे जमीन से या और खदानों से या खनन के माध्यम से उत्पादन किया जाता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। मतलब जिससे हमको कच्चा माल प्राप्त होता है तो जिससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा जाता है, मत्स्य पालन को रखा जाता है, खनन को रखा जाता है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र पे हमारी कृषि का योगदान कितना है, 44.29% फ्रेंड्स। ये परसेंट आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग। फिर ये सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा, तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है कि ये प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इसमें उद्योग आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण उद्योगों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उद्योगों का हमारे जीडीपी में कितना योगदान है, तो ये 19.80%, 19.80% इस उद्योग का योगदान है हमारे मध्य प्रदेश के जीडीपी में। फिर तृतीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टर्सरी सेक्टर। तो ये टर्सरी सेक्टर मीन्स क्या हो जाता है, तो इसमें सेवा को रखा जाता है। तो टर्सरी सेक्टर मीन्स ये होता है कि ये न तो कच्चा माल का उत्पादन करते हैं और न ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, तो ये सिर्फ सेवा देने का काम करते हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, तो इस सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, एजुकेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस,
ये सब किस में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र का हमारे मध्य प्रदेश के जीडीपी में कितना योगदान है? 35.94% इसका योगदान होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर जो स्थिर भाव हैं, तो स्थिर भावों पर वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कितना योगदान है, ये आप देखिए इसमें। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसमें कृषि का योगदान है 37.17%। फिर सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है? तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब उद्योग का 24.04% इतना योगदान होता है। फिर टर्शियरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 38.79% ये इसका योगदान होता है टर्शियरी सेक्टर का हमारे एमपी की जीडीपी में। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, आप याद रखिएगा। एक तो प्रचलित भावों पर और दूसरा था स्थिर भावों पर। तो दोनों अलग अलग है, दोनों ही डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण में हम देखते हैं कि मौसम के आधार पर कितने प्रकार की फसलें हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहला देखिए इसमें मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मौसम के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? 3। कौन कौन सी? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, ये 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो ये मौसम के आधार पर इसको डिवाइड किया गया फ्रेंड्स। तो ये प्री के लिए भी और मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला अपन इसमें शुरू करते हैं रबी की फसल। अब रबी की फसल का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो रबी की फसल का मतलब होता है कि ये ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है। इन्हें मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से फसल हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? तो इसमें हम देखते हैं कि गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, आलू, लहसुन, प्याज, ये रबी की फसल होती है। ये हमसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चना कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की या जायद की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट करते चलिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी आती है खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये फसलें जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और इन्हें सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ऐसे फसलों को खरीफ की फसल हम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा है। इसके बाद फिर अरहर, उड़द, मूंग, गन्ना, कपास, ठीक है, मूंगफली और सूर्यमुखी। ये फसलें कौन सी हैं? तो ये खरीफ की फसल होती है। मतलब जो बारिश के सीजन में बोई जाती है उन फसलों को हम कहते हैं खरीफ की फसल, और जो फसलें इधर ठंडी के सीजन में मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है उनको कहते हैं हम रबी की फसल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जायद की फसल। ठीक है, अब जायद की फसल का मतलब क्या होगा? तो ये वे फसलें होती है जो फरवरी मार्च में बोई जाती है और इन्हें अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं होता इन फसलों के लिए, 2 महीने की फसल होती है। तो 2 महीने की फसल में हम देखते हैं कि कौन कौन सी फसल आती है। तो इसमें आ जाती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, टेंसी, कद्दू, लौकी और करेला। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको जायद की फसल के अंतर्गत रखा जाता है और ये फसलें 2-2.5 महीने की होती है। और इनको कब बोते हैं हम लोग? तो फरवरी में और मार्च के महीने में इनको बोते हैं। और कब काट लिया जाता है? तो इनको अप्रैल मई में ही काट लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जाता है उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? तो अब हम पढ़ रहे हैं उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर फसलों के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है व्यापारिक फसल और दूसरा होता है खाद्यान्न फसल। ठीक है, तो पहला है व्यापारिक फसल। तो इसी व्यापारिक फसल को हम नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉमर्शियल क्रॉप। ठीक है, या कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? नकदी फसल का या वाणिज्यिक फसल का या व्यापारिक फसल का। तो
तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये वे फसलें होती हैं जिन्हें किसान बेचकर आय प्राप्त करता है। ऐसे फसलों को हम व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये कैसे फसल होती है, ये ऐसे फसल है जिनको बेचकर किसान सिर्फ आय प्राप्त करता है। ऐसे फसलों को हम व्यापारिक फसल या नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल कहते हैं। इसमें कौन कौन से फसलों को शामिल किया गया है, तो इसमें सोयाबीन आती है, गन्ना, कपास, तंबाकू, अफीम, पटसन, पटसन को एक नाम से वो जानते हैं जूट, ठीक है। इसी पटसन को हम पीला सोना भी कहते हैं या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सॉरी इसको सोने का रेशा भी कहते हैं, ठीक हो। इसके बाद फिर अलसी, इसके बाद फिर तिलहनी, ये इतनी फसलों को किस में रखा गया है, व्यापारिक फसल में। इनको बेचकर किसान सीधे आय प्राप्त करता है। दूसरा आता है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है कि वे फसलें जिन्हें खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है या जिनका खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसी फसलों को हम खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे अनाज है जिनको खाया जाता है, तो इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दलहनी फसलें और चावल, ये इसमें आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि हमारे मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल कौन सी होती है, तो मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल है गेहूं। और भारत की यदि आपसे पूछे तो भारत की खाद्यान्न फसल है चावल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से अनाज को खाया जाता है, चावल को। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से अनाज को खाया जाता है, गेहूँ को, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश में जो फसल क्षेत्र होता है तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाते हैं, तो वो देखिए इसमें, जैसे पहला देखिए धान या चावल का क्षेत्र, दूसरा है गेहूं का क्षेत्र, तीसरा है गेहूं चावल का क्षेत्र, चौथा है ज्वार गेहूं का क्षेत्र और 5वां होता है कपास और ज्वार का क्षेत्र। ये 5 भागों में बांटा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 क्षेत्र में इसको बांटा गया है। तो इसमें किसने ये डिवाइड किया है, तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में एक विभाग है जिसका नाम है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। पहले इस विभाग का नाम सिर्फ कृषि विभाग था फ्रेंड्स, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग नाम कर दिया है। तो इसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में, और इसी को हमारे किसान कल्याण और कृषि विभाग ने भी 5 भागों में ही बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धान या चावल का क्षेत्र, तो धान या चावल का क्षेत्र ये किधर है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए इसमें, तो यहाँ पर देखिए मैप, इधर यहाँ पर है धान का क्षेत्र, तो ये चावल का क्षेत्र। मतलब इधर क्या होगा कि इधर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर इधर क्षेत्र में ज़्यादा क्या बोया जाएगा, इधर चावल बोया जाता है। इधर कौन से फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इधर ये धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है चावल का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारा मालवा क्षेत्र है। ये मालवा क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे गेहूं का क्षेत्र कहा जाता है। फिर हमारा जो पश्चिमी मालवा क्षेत्र होता है, तो पश्चिमी मालवा में हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्वार और कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ज्वार कपास का क्षेत्र। और इसी ज्वार कपास के क्षेत्र में हमारा जो खंडवा है, खरगोन है, ये भी शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में ऊपर हम देखते हैं ज्वार गेहूं का क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये किसका है, ये ज्वार का है। और यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है ये किसका है, गेहूं का है। तो यहाँ पर गेहूं और कपास दोनों का उत्पादन होता है, इसलिए क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसलिए क्षेत्र को हम कहते हैं ज्वार और गेहूं का क्षेत्र। तो ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो ये हमारा मध्य भारत का पठार है और इसमें बुंदेलखंड को भी शामिल किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है किसका है, तो ये गेहूं का है और ये धान का है। तो इस क्षेत्र में अपन देखते हैं कि गेहूं और धान दोनों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको गेहूं और चावल का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें पहला है धान या चावल का क्षेत्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है
कि ये देखिए इसमें धान और चावल का क्षेत्र एक बार और देख लीजिए, ये है चावल का क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है? धान का। तो इस क्षेत्र में अपन देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़्यादा कौन से फसल का उत्पादन होता है? धान का उत्पादन होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको चावल का क्षेत्र या धान का क्षेत्र हम कहते हैं, ठीक है। आइए इसमें देखिए आगे, तो धान वाला क्षेत्र है या चावल क्षेत्र है, इसमें कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसमें यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चावल का क्षेत्र है या धान का क्षेत्र है, इसमें कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसमें 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? तो यह मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, मतलब जो हमारा बघेलखंड क्षेत्र है, तो बघेलखंड क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, जिसको हम पूर्वी मध्य प्रदेश कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो इसमें सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट और अनूपपुर, ये जिले इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा आता है गेहूं का क्षेत्र। अब गेहूं का क्षेत्र किधर आता है? तो इसमें देखिए मैप में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर है गेहूं का क्षेत्र, ठीक है, ये है, ये गेहूं का क्षेत्र है हमारा। तो इस क्षेत्र में अपन देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मालवा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं का उत्पादन होता है, यहाँ पर देखिए ना, ये सिंबल किसका है? ये अपने को ये गेहूं का सिंबल दिख रहा है। तो ये गेहूं का क्षेत्र है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसको गेहूं का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो ये जो गेहूं का क्षेत्र होता है, इसमें कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसमें मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी भी होती है और साधारण काली मिट्टी भी पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जलोढ़ मिट्टी तो उधर भिंड, मुरैना और श्योपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस मालवा क्षेत्र में हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा अर्थात नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है ना। नर्मदा नदी के द्वारा वहाँ का जो मिट्टी लाई जाती है उसको भी हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ये जलोढ़ मिट्टी, कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद फिर इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र केंद्रीय मध्य प्रदेश, मतलब हमारे मध्य प्रदेश का जो बीच का हिस्सा है इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो शहर है, इसमें देखिए होशंगाबाद जिला है, हरदा है, खंडवा है, नरसिंहपुर है, भोपाल है, सीहोर है। इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इन जिलों को गेहूं क्षेत्र में रखा गया है। फिर हमारे मालवा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसको गेहूं के डलिया भी कहते हैं या गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम में कई बार इससे पूछा जा चुका है कि गेहूं की डलिया किसको कहते हैं? तो मालवा को कहते हैं। फिर गेहूं का भंडार किसको कहते हैं? मालवा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? अपना मालवा क्षेत्र, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला है गेहूं चावल का क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? गेहूं चावल का क्षेत्र। अब ये गेहूं चावल का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर गेहूं चावल का क्षेत्र है, ये एरिया अपना ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये धान का उत्पादन भी होता है और ये गेहूं का उत्पादन भी होता है। तो जिस क्षेत्र में गेहूं और धान दोनों का उत्पादन होता है उसको हम गेहूं चावल या गेहूं धान का क्षेत्र कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा, तो यहाँ पर गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया हमारा? तो इसमें जो अपना विंध्य प्रदेश है ये इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए आगे फिर आप इसमें वर्षा कितनी होती है गेहूं चावल वाले क्षेत्र में? तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर मिक्स्ड सॉइल होती है, ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब मिश्रित मिट्टी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो मिश्रित मिट्टी का मतलब इसमें लाल भी है, काली भी है, पीली भी है ना, ये सारी मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो इसमें सतना को, पन्ना को, रीवा और दमोह और कटनी जिले, इसको इनमें शामिल किया जाता है।
इसके बाद फिर अगला क्षेत्र आता है ज्वार गेहूं का क्षेत्र। अब ये ज्वार गेहूं का क्षेत्र का मतलब क्या है, तो जहाँ पर ज्वार का उत्पादन भी होता है और गेहूं का उत्पादन भी होता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को ज्वार गेहूं का क्षेत्र कहते हैं। अब ये कौन सा है फ्रेंड्स क्षेत्र, तो इसमें देखिए जरा आप, ज्वार गेहूं का क्षेत्र, ये ऊपर देखिए इसमें, यहाँ पर ये है ज्वार गेहूं का क्षेत्र। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस क्षेत्र में गेहूं का भी उत्पादन होता है और ज्वार का उत्पादन भी होता है, इस कारण इसे हम गेहूं और ज्वार का क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इधर कौन कौन से जिले हैं, तो हम इसमें बता सकते हैं। यहाँ पर श्योपुर आ जाएगा, फिर मुरैना आ जाएगा, भिंड आ जाएगा, ग्वालियर आ जाएगा, दतिया आ जाएगा, शिवपुरी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर आगे, तो यहाँ पर ठीक है, तो अभी मैंने आपको मैप में बताया है कि ज्वार गेहूं का क्षेत्र किधर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर इसमें मिट्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मिट्टी जलोल मिट्टी पाई जाती है और कछारी मिट्टी पाई जाती है, ये इसमें आप लोग याद रखेंगे। अब जलोल मिट्टी का अर्थ क्या है, कछारी मिट्टी का अर्थ क्या है, तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बुंदेलखंड को इसमें शामिल किया गया है और हमारा जो मध्य भारत का क्षेत्र है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, तो इसमें छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, इन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। और जो मध्य भारत क्षेत्र है, तो मध्य भारत क्षेत्र के कौन से जिलों को शामिल किया गया है, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, इन जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कपास ज्वार का क्षेत्र। अब ये कपास ज्वार का क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें देखिए मैं आपको मैप में बताता हूँ। इसमें देखिए आप, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में, तो जो इधर वाला हिस्सा है इधर, तो अपने मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र होता है पश्चिमी भाग, और हमारा निमाड़ का क्षेत्र, तो इसको हम कपास और ज्वार दो क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो इधर क्या होता है, तो यहाँ पर कपास का उत्पादन और ज्वार का उत्पादन होता है और कुछ भाग में इसमें गेहूं का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कपास और ज्वार का उत्पादन होता है, इसलिए क्षेत्र को ज्वार और कपास के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो ये ज्वार का चित्र है, ये कपास का चित्र है ना। तो यहाँ पर ज्वार और कपास का उत्पादन होता है, इस कारण से इसको ज्वार और कपास का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब गेहूं का भी उत्पादन होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आगे देखिए इसमें फिर यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर इसके बाद मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में कौन सा क्षेत्र इसमें आ जाता है, तो इसमें मालवा, मालवा में कौन सा जिला, झाबुआ, अलीराजपुर। फिर इसके बाद निमाड़ में कौन से जिलों को शामिल किया गया है, तो निमाड़ में खरगोन को, बड़वानी को, खंडवा को, बुरहानपुर को, इन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। और मध्य भारत के पठार के कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, तो नीमच और मंदसौर जिले, इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फसल और उसके उत्पादक जिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में अपने से क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है कि कौन से जिले में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फसल में है गेहूं। ठीक है, तो इस गेहूं को उत्पादन करने वाला जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला, ये सबसे ज़्यादा गेहूं को उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फसल के उत्पादन के मामले में, गेहूं के उत्पादन के मामले में अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है। तो पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा फिर अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में, और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला ये सबसे ज़्यादा गेहूं को उत्पादन करने वाला जिला है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में ये गेहूं की जो वैरायटी होती है, गेहूं की किस्म होती है, तो गेहूं की किस्म में सरबती गेहूं और लोकवन गेहूं और राज, मालवा राज का नाम सुना होगा, मालवा शक्ति का नाम सुना होगा, 273 गेहूं की वैरायटी होती है, 322 गेहूं की वैरायटी होती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की वैरायटियों का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है गेहूं की पिक्चर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये गेहूं का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया जा चुका हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मालवा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद
फिर अगली फसल आती है सरसों, ठीक है। अब ये सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है मुरैना। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कौन सा जिला करता है? मुरैना करता है। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फोटो किसकी है फ्रेंड्स? तो ये सरसों की फोटो देखिए, ये सरसों खेती की जाती है सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, और मुरैना में ही सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। इसी कारण मुरैना को सरसों जिला भी कहा जाता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि सरसों जिला किसे कहा जाता है, तो ये अपने मुरैना को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मक्का। तो मक्का ये कौन सी फसल होती है? तो ये खरीफ की फसल होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए ये मक्का है ना। तो मक्का का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा करता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला जिला है छिंदवाड़ा। फिर नीमच में भी उत्पादन होता है और धार में भी होता है। तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, इस कारण छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहते हैं। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कॉर्न सिटी किसे कहा जाता है? तो ये छिंदवाड़ा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन यही जिला करता है, और यही छिंदवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला जिला है छिंदवाड़ा। इसी कारण छिंदवाड़ा में मक्का महोत्सव भी मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मक्का महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये है छिंदवाड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर अगली फसल आती है तंबाकू। तो तंबाकू को उत्पादन करने में प्रथम स्थान किसका आता है? रीवा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पिक्चर किसकी है? तो ये पिक्चर है तंबाकू की, ठीक है। अब तंबाकू किस काम में लाई जाती है? तो इसको तंबाकू कुछ लोग पीते भी हैं और कुछ लोग खाते भी हैं, ठीक है। लेकिन आप इसका उपयोग ना करें, हानिकारक होती है शरीर के लिए फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगले जाती है चावल। तो चावल कौन सी फसल होती है? तो चावल खरीफ की फसल होती है, क्योंकि बारिश के सीजन में इसको लगाया जाता है। इसके बाद फिर इसका उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला है जिला बालाघाट। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो किसकी फ्रेंड्स? तो ये चावल की धान की फोटो है। तो इस प्रकार से धान का पौधा होता है, इसमें फिर ये धान से ही चावल निकाले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला जिला है बालाघाट, और इसी बालाघाट में और सिवनी में काली मूंछ वाले चावल पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ चुका है कि काली मूंछ के चावल कहाँ पाए जाते हैं? तो काली मूंछ के चावल हमारे सिवनी और बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। अब काली मूंछ का मतलब क्या है? तो काली मूंछ का मतलब ये है कि जो चावल है उसका मुंह थोड़ा सा काला रहता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चावल की मिल इंदौर में है, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चावल की मिल कहाँ पर है? तो ये हमारे इंदौर में है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है अफीम। अफीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी MPPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अफीम का उत्पादन करने वाला जिला हमारे मध्य प्रदेश में है मंदसौर। तो भारत में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला जिला है मंदसौर। उसके बाद आता है नीमच, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है? ये अफीम का चित्र है, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद फिर इसी अफीम का एक वैज्ञानिक नाम है जो हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स MPPSC प्रीलिम्स में पूछा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओपियम पेपेवर सोमिनिफेरम। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है अफीम का, ठीक है। इसके बाद अगली फसल आती है दलहनी फसलें। अब दलहनी फसल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो सीधी सी बात है कि जिनसे दाल बनाई जाती है उनको हम दलहनी फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलों में से चना आता है, तुअर आती है ना, मूंग आती है, उड़द आती है, मसूर आती है। ये सभी फसलों को क्या कहा जाता है? दलहनी फसलें हैं। तो ये दलहनी के मामले में पहला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो नरसिंहपुर ऐसा जिला है हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों का उत्पादन करता है।
कौन सा जिला? नरसिंहपुर जिला। फिर इसी कारण यहाँ पर नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर एक स्थापित किया गया जिसका नाम है अमलाहा। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश के कौन से जिले में नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये सीहोर जिले में है एक अमलाहा नाम की जगह, वहाँ पर ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चावल की मिल इंदौर है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद फिर अगली फसल आती है गन्ना। गन्ना कौन से सीजन की फसल है फ्रेंड्स? तो गन्ना खरीफ की फसल होती है, इसको जून जुलाई में लगाया जाता है और उसके बाद फिर आने वाले मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। हालांकि ये 8 से 10 महीने की फसल होती है और एक ही बार गन्ना लगा दिया जाता है, तो किसान उसको 3 साल तक उसका उपयोग करता है। इसके बाद फिर गन्ने के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर। तो यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर है फ्रेंड्स? तो ये गन्ना है ना। तो इसे गन्ने का जूस पीते हैं ना अपन, तो ये गन्ना ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है नरसिंहपुर। इसी कारण यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया जिसका नाम है मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? बोहानी। कौन से तहसील में आता है? गाडरवाड़ा। कौन सा जिला है? नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर जिले में तहसील है गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा में एक छोटी जगह जिसका नाम है बोहानी, यहाँ पर ये गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है मूंगफली, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मूंगफली, तो ये मूंगफली कौन सी फसल है फ्रेंड्स? तो ये है खरीफ की फसल। तो यहाँ पर देखिए आपको ये मूंगफली दिखाई दे रही है। तो ये जो मूंगफली दिखाई देती है अपने को, ये इससे से पे दाना निकलता है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, कहावत सुनते होंगे ना। तो इसमें अपन देखते हैं मूंगफली भी जमीन के अंदर लगती है, ठीक है। ये पौधा है मूंगफली का। यहाँ पर ये जो मूंगफली दिख रही है ना, ये इसके पौधे के अंदर ज़मीन में बैठती है और फिर इससे निकाला जाता है और इससे इस पर दाने निकलते हैं। तो ये खरीफ की फसल होती है। तो मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन करने वाला जिला खंडवा, दूसरा नंबर है खरगोन का, ठीक है। इसके बाद फिर खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, सुनहरे जिले के नाम से इनको जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुनहरा जिला किसको कहते हैं, तो ये खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ठीक है, इन जिलों को सुनहरा जिला कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। इस आधार पर इनको सुनहरा जिला कहते हैं, क्योंकि जो कपास होता है तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली फसल आती है सोयाबीन। सोयाबीन ये रबी की फसल है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। और तिलहनी फसल है, इससे तेल निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जिला है उज्जैन। उसके बाद फिर धार आता है। और हमारा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन को अपने राज्य की फसल बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये सोयाबीन का पौधा है, इसमें फलियाँ लगी हुई है और फिर इससे दाने निकलते हैं और इससे से फिर तेल निकाला जाता है। और सोयाबीन में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ये आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर सोयाबीन की कुछ किस्म होती हैं, तो कौन कौन सी वेराइटीज़ होती है, जैसे अहिल्या है, अंकुर है, जवाहर है, काली तुर है, पीली सोटा है, GS है। ऐसी बहुत सारी तमाम वेराइटीज़ इसकी होती है सोयाबीन की, ठीक है। इसके बाद फिर अगली फसल आती है गांजा, ठीक है। अब गांजा, इसका उत्पादन करने वाला प्रथम जिला है खंडवा। खंडवा का पहला नंबर आता है गांजा के उत्पादन में, दूसरा नंबर आता है बुरहानपुर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है, तो यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दिख रही है कि नहीं, ये गांजा का पौधा है, ये गांजा का पौधा है। तो सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में गांजा का उत्पादन करने वाला जिला है खंडवा, लेकिन पीते कहाँ पर है ज़्यादा? बुरहानपुर में। इसलिए बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। तो आप इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहते हैं, तो ये बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली है फसल कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में बैतूल में होता है। और फिर उसके बाद नंबर आता है मंडला का। तो
तो यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कॉफ़ी का ही चित्र है, ठीक है। तो ये भी पौधे में ही लगती है। तो हमारे मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, बैतूल जिले में एक जगह है जिसका नाम है कुकरू, ठीक है। तो कुकरू नाम की जगह पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सेंट विल्फोर्ड। ये ब्रिटिश व्यक्ति था। तो सेंट विल्फोर्ड और फ्लोरेंस हेनरिंग्स, इन लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कॉफ़ी की खेती शुरू करवाई थी। तो तब से लेकर आज तक ये कॉफ़ी की खेती हो रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो ये है हमारा बैतूल जिला, ठीक है। इसके बाद अगली फसल आती है कपास। कपास को हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो इसमें फर्स्ट आता है खरगोन, दूसरा है खंडवा, ठीक है। इसके बाद में खरगोन को, खंडवा को, बड़वानी को, बुरहानपुर को, इनको सुनहरे जिले के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि इन क्षेत्रों में ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, इस कारण इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, तो ये पिक्चर किसकी है, ये कपास की है। और कौन सा सीजन में इसको बोया जाता है, तो बारिश के सीजन में, मतलब जून जुलाई में इसको बोया जाता है। तो यह भी खरीफ की फसल होती है। इसके बाद फिर अगली फसल, अगला देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश में बागवानी उत्पादक जिले। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो फल का उत्पादन करते हैं, कुछ सब्जियों का उत्पादन करने वाले जिले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले आम। तो आम का उत्पादन करने वाला जिला है जबलपुर। तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। और यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देखिए, ये आम का चित्र है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करने वाला जिला है जबलपुर। उसके बाद नंबर आता है रीवा का। फिर आम की कुछ वेराइटीज़ होती हैं, नूरजहाँ, ये आम की किस्म का नाम है नूरजहाँ, ठीक है। ये जहांगीर की पत्नी का नाम नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर आम का नाम है, आम की वेराइटी है नूरजहाँ। फिर है कट्ठीबाड़ा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नूरजहाँ आम की खेती या इसका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो नूरजहाँ आम के किस्म है, इसका उत्पादन कट्ठीबाड़ा अलीराजपुर में होता है। फिर दूसरी वैरायटी, दूसरी किस्म का नाम है सुंदरजा। इस सुंदरजा आम की किस्म का उत्पादन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत फेमस वैरायटी है ये, बहुत प्रसिद्ध किस्म है। तो आपसे पूछ सकता है कि नूरजहाँ आम का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो आपको याद रखना है अलीराजपुर। फिर पूछ सकता है कि सुंदरजा एक आम की किस्म है, इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तब आपको याद रखना है रीवा जिला, ठीक है। इसके बाद अगला आता है पपीता। अब यहाँ पर देखिए चित्र में, ये पपीता है, ठीक है। पपीता काफ़ी पोषण के लिए आवश्यक फल होता है, तो इसलिए आपको खाना चाहिए पपीता। तो पपीता के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है धार, और उसके बाद फिर आता है रतलाम, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है अंगूर। अंगूर यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अंगूर ये ऐसे लगता है पेड़ों में, ठीक है। तो ऐसे बेल जैसा इसका पेड़ होता है, तो उसमें अंगूर ऐसे लगे रहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में आज अंगूर का उत्पादन करने वाला जिला है रतलाम। इसी कारण से इस रतलाम को अंगूर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन रतलाम जिला करता है, ठीक है। इसके बाद में अगला फल आता है केला। तो यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये केले के चित्र है ना। तो केले का उत्पादन करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन करता है बुरहानपुर। इसीलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। तो बुरहानपुर के कौन से स्थान में, सुखपुरी। इस सुखपुरी में केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो बुरहानपुर जिले में है। तो अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये आने वाले समय में इसकी स्थापना बुरहानपुर के सुखपुरी में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की है, तो ये सुखपुरी बुरहानपुर। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला फल आता है अमरूद, ठीक है। अगला आता है अमरूद। तो अमरूद में अपन देखते हैं कि इसका उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो रीवा। हमारे मध्य प्रदेश का रीवा जिला ऐसा है जो अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जामफल का या अमरूद का उत्पादन होता है, तो यह है अपना रीवा। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं फ्रेंड्स,
तो ये चित्र किसका है? अपने जामफल का या अमरूद का चित्र है। फिर इसके बाद में अगला आता है आंवला। आंवला का उत्पादन करने वाला जिला है पन्ना। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन कौन सा जिला करता है? पन्ना जिला करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये आंवले लगे हुए हैं पेड़ में। आंवला ये इसमें औषधि गुण होता है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी अपने आंवला में होता है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग याद रखना। तो इसमें अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन करने वाला जिला है पन्ना, इसीलिए पन्ना को आंवला जिला भी कहा जाता है। तो एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंवला जिला किसे कहते हैं, तो पन्ना को कहते हैं। और इसी आंवला को डॉक्टर प्लांट कहते हैं। तो इसको डॉक्टर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं, इससे दवाई बनाई जाती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, इस कारण इसे डॉक्टर प्लांट के नाम से भी हम जानते हैं। फिर इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, फिर इसमें अगला जाता है कि मध्य प्रदेश में सब्जी और मसालों का उत्पादन करने वाले जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें प्याज। तो प्याज क्या है फ्रेंड्स? सब्जी है, तो उसमें ध्यान रखेंगे आप। प्याज का उत्पादन करने वाला जिला है खंडवा। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है खंडवा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये प्याज के चित्र दिख रहे हैं आपको, है ना, ये इस जमीन के अंदर लगते हैं। प्याज क्या है फ्रेंड्स? तो ये तना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और तने में कौन सा? तो ये हमारा भूमिगत तना होता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्याज में गंध किस कारण से आती है? तीखी गंध होती है ना प्याज में, तो ये पोटेशियम के कारण होती है। आप लोग इसको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद है धनिया। तो धनिया का उत्पादन करने वाला जिला है गुना, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसी कारण यहाँ पर गुना में धनिया पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर तो ये देखिए पिक्चर आप, ये चित्र किसकी है? धनिया की है। इसके बाद फिर अगला आता है मटर। तो मटर का उत्पादन करने वाला जिला है जबलपुर। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो ये है जबलपुर। आप देखिए यहाँ पर, ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? मटर की है। इसके बाद फिर आगे आता है टमाटर। अब टमाटर, इसका उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन करता है। और यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये टमाटर की पिक्चर है फ्रेंड। इसके बाद में अगला जाता है आलू। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये आलू है। इसके बाद फिर ये इधर पिक्चर दिखाई दे रही है आपको आलू की। तो इसको सब्जियों में राजा मानते हैं, क्योंकि हर सब्जी में आलू का उपयोग हो सकता है, इसलिए इसको सब्जियों का राजा भी कहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर जिला सबसे ज़्यादा आलू को उत्पादन करने वाला जिला है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू किस जिले में होता है, तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन इंदौर जिले में होता है। तो यह भी ज़मीन के अंदर रहता है। ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये आलू का पौधा है, और ज़मीन के अंदर ये आलू बैठते हैं पौधे में, इसलिए आलू ये भूमिगत तना होता है। तो ये तना है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, तना होता है ये। और कौन सा तना है? भूमिगत तना है। ठीक है, आलू में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू में कौन सा एक पोषक तत्व होता है, तो ये होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है अदरक। देखिए यहाँ पर पिक्चर फ्रेंड्स अदरक की। तो ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये अदरक है। तो अदरक भी ज़मीन के अंदर ही बैठता है, ये इसका पौधा होता है, तो इससे नीचे लगता है अदरक। तो यह भी तना होता है, भूमिगत तना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन करने वाला जिला है छिंदवाड़ा। फिर इसके बाद में अगला आता है लहसुन। ये देखिए लहसुन यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो लहसुन भी ज़मीन के अंदर बैठता है, लहसुन भी भूमिगत तना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लहसुन का उत्पादन करने वाला जिला है मंदसौर। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लहसुन का उत्पादन करता है ये मंदसौर जिला, और यही मंदसौर जिला अफीम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है। इसी कारण से लहसुन पार्क प्रस्तावित है मंदसौर जिले में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा जिला है जहां पर लहसुन पार्क प्रस्तावित है, तो ये है मंदसौर जिला। इसमें भी जो तीखी गंध होती है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, ये तीखापन, ये तीखी गंध इसमें भी पोटेशियम के कारण ही होती है लहसुन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगला जाता है मिर्च। तो इसमें अपन आगे देखते हैं मिर्च में, तो मध्य प्रदेश में खंडवा इस मिर्च का उत्पादन करने वाला जिला है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में ये मिर्च दिखाई दे रही है आपको, ये हरी मिर्च भी है,
और लाल मिर्च भी है, ठीक है ना। तो मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, तो खंडवा जिले का है। दूसरा स्थान है खरगोन का। इसके बाद फिर खरगोन में ही एक बेड़िया, ध्यान रखना बेड़िया जगह का नाम है जहाँ पर मिर्च की मंडी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में मिर्च की मंडी कहाँ पर है, तो खरगोन में है। और खरगोन जिले में कौन सी जगह पर, ये बेड़िया नाम की जगह पर, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है हल्दी। ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप, ये पिक्चर है, तो ये हल्दी का पौधा है और ये ज़मीन में लगती है हल्दी भी, ये सब गांठें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हल्दी का उत्पादन करने वाला जिला है बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद फिर आता है मसाले। तो मसाले में धनिया, तो धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गुना जिला। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसालों को उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो आता है बुरहानपुर। फिर आपसे पूछें कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, रतलाम है। फिर आपसे पूछें कि सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कृषि का टॉपिक समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।